नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। डेट की कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज है विद इन डेट, और एक ऐसी कैटेगरी भी है जो कि इक्विटी और डेट का परफेक्ट मिक्स है जिसका नाम होता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डेट और इक्विटी का कैसा कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फंड में होता है, एसेट एलोकेशन कैसा होता है, इसी पर करने वाले हैं आज चर्चा। और साथ ही मल्टी कैप फंड्स पर भी रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ डीपी सिंह है, ये है चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड। डीपी सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। आज आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के शो में खास क्या है, जरा दर्शकों को इसके हाइलाइट्स बता देते हैं। आज शो में हम खास तौर पर जानेंगे जोखिम भरे बाजार में कैसे काम करते हैं हाइब्रिड फंड, मल्टी कैप फंड कैसे निवेशकों के लिए है सही, निवेश में महंगाई जोड़ना क्यों जरूरी, और शो में आगे ये भी समझेंगे टैक्स बचत के साथ रेगुलर आय के कौन से हैं आपके पास विकल्प। डीपी सर, पिछले कुछ समय में ये एक परफेक्ट एक्चुअली मंथन का समय लोगों के लिए हो गया कि जोखिम भरे बाजार में अपने निवेश की पूंजी को कैसे बचाया जाए। अब कई लोगों का ध्यान कह सकते हैं कि हाइब्रिड फंड कैटेगरी की तरफ गया, और हर कोई ये जानना चाहता है और समझना चाहता है कि इक्विटी फंड्स तो होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं, पर ये हाइब्रिड कैटेगरी होती क्या है? जी, सबसे पहले शुक्रिया स्वाति जी मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक आपने बात की हाइब्रिड फंड्स की, हाइब्रिड होते क्या है? हाइब्रिड में होता है, देखिए आज की डेट में अगर हम हिंदुस्तान की खास तौर पे बात करें, तो जब हम अपना पूरा यूनिवर्स देखते हैं, जो निवेशक हैं, बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव निवेशक जिसको हम बोल सकते हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी निवेश की यात्रा को शुरू भी नहीं किया है। वो सिर्फ एक फिक्स कूपन वाले प्रोडक्ट या बॉन्ड या एफडी में पैसा निकालते रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब निवेश में हिस्सा लेना है, निवेश में ज़ाहिर है कि उसमें कुछ जोखिम तो होता है, और जोखिम भरे बाज़ार में आने के लिए कितना जोखिम लेना है। अगर आज मेरे पास अगर मैं एक निवेशक हूँ, मेरे पास एक सपोज़ मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैंने अभी तक कभी निवेश नहीं किया, तो ऐसा ठीक नहीं है कि मैं पूरे का पूरा 10 लाख इक्विटी में एकदम से डाल दूँ। तो जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो डेट कैटेगरी में, डेट के बात अब करें तो जो फिक्स कूपन वाली जो एसेट्स होती हैं जैसे डिबेंचर हो गए या आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो कि एक जिसपे ब्याज की दर हमें मिलती है, कुछ हिस्सा उसमें डालते हैं और थोड़ा हिस्सा या आधा हिस्सा या थोड़ा ज़्यादा हिस्सा इक्विटी में डालते हैं। इसको हाइब्रिड बोलते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों की भागीदारी होती है जिस फंड में, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और उसमें भी कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहले कैटेगरी वो होती है जिसमें इक्विटी का जो पोर्शन है बहुत कम रहता है। जब 1/4 रहता है, उसको हम कंज़र्वेटिव हाइब्रिड बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है इक्विटी हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, उसको अग्रेसिव हाइब्रिड भी बोला जाता है। उसमें इक्विटी ज़्यादा होती है और डेट कम होता है। उसमें जैसे 65 से 75% तक आमतौर पे इक्विटी होती है और 25% से 35% तक डेट होता है। और इसके बीच में भी आता है एक इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें के कुछ हिस्सा इक्विटी में डालते हैं, कुछ डेट में डालते हैं, कुछ हिस्सा इक्विटी कैटेगरी के फंड में डालते हैं, ताकि आपकी टैक्स की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहे। और जैसे अगर मार्केट नीचे में है तो उसमें इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाता है, अगर मार्केट ऊपर है तो उसका इक्विटी का पोर्शन कम हो जाता है। उसके अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड, सो इसमें हाइब्रिड में 5-6 कैटेगरीज़ हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। परंतु इसका यही है कि आप किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आपका कितना रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं, ताकि आपको अपने तौर पे कोई डिसीजन ना लेना पड़े। एक फंड मैनेजर अपने हिसाब से आपको ये एक पहले पूछ के कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, उस हिसाब से उस फंड में डालते हैं, ताकि आपको जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो ट्रिगर ना हो। फंड मैनेजर अगर आपके हिसाब पे उस पे ऊपर-नीचे करता रहता है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। एक निवेशक के ऊपर टैक्स तभी लगता है जब भी वो पैसा निकालता है। तो ये डेट कैटेगरी और इक्विटी कैटेगरी और कई जो मल्टी एसेट भी हैं, जिसमें कई कुछ फंड में गोल्ड भी होता है, हम्म। इन सबको हाइब्रिड कैटेगरी में बोला हम्म। जाता है और एक शुरुआत करने ओके। वाले के लिए सबसे बढ़िया है।
हुँ। जी, तो यही बेसिकली एक यही नया यही मैं निवेशक है, वो हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ देख सकता है इस जोखिम भरे जी, बाजार में, क्योंकि बिल्कुल। बाजार में वॉलेटिलिटी अभी भी लगातार बनी हुई है। डीपी सर, जो जी, निवेशक इस वक्त हमें देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, आपने काफी अच्छे ढंग से अपने शुरुआती जवाब में बताया कि हाइब्रिड फंड होते क्या है और एलोकेशन किस तरीके से होता है। मानिए अभी जिस तरीके का माहौल है, बाजार में उतार चढ़ाव दोनों हो रहे हैं, किसी के पास एक हाइब्रिड फंड है, तो वो हाइब्रिड फंड का इक्विटी और डेट का दोनों का जो पोर्शन है वो बाजार की चाल के हिसाब से कैसे बदलता है, वो एलोकेशन घटता बढ़ता किस तरीके से, अगर एक छोटे से एग्जांपल के जरिए आप समझाएं। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा एक इक्विटी सेविंग्स फंड है जिसकी मैंने बात की, उसमें हमारा होता है कि फंड मैनेजर एक कॉल लेता है कि इस वक़्त बाज़ार महँगा है या सस्ता है। पिछले दिनों में जब ये रशिया-यूक्रेन का इश्यू हुआ और मार्केट बहुत टूटी थी, तो उससे पहले हमारा उस फंड में हम 40% हमारा इक्विटी में था, 25 फीसदी हमारा आर्बिट्राज में था और 35% हमारा एक डेट इंस्ट्रूमेंट में था। वो 25% आर्बिट्राज में इसलिए रखा था कि उसकी टैक्स जो है एफिशिएंसी, क्योंकि वो रूल के हिसाब से आपका कम से कम 65% इक्विटी कैटेगरी में होना चाहिए, तो हमारा 40, 25 और 35 ये हमारी रेशो में था। पर जब मार्केट करेक्ट हुई, तो हमने उसको 40 से बढ़ा के 60% कर दिया। वो एक हमारा इंटरनल एक टूल है जो हमें बताता है कि मार्केट की अभी दशा क्या है, अभी इससे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जब मार्केट गिर रही थी, हमने इक्विटी का पोर्शन बढ़ा दिया, तो उसका फ़ायदा हुआ सभी निवेशकों को। तो इसी तरह से फंड मैनेजर अपनी जो कहते हैं कि एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इसको ऊपर-नीचे करते रहते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने एक्सपर्टीज़ से ऊपर-नीचे करते रहते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये उनको सब मालूम रहता है। वो भी एक है, वो अपनी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही वो कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। तो गलती तो एक इंडिविजुअल से भी हो सकती है, फंड मैनेजर से भी हो सकती है। पर ज़्यादा तौर पे लंबे समय में मतलब ये है कि ज़्यादा तौर पे उनका जो जो ये ठीक रहता है, तो उस वजह से जैसे मैंने आपको बताया 40 से 60% कर दिया। ऐसे ही बैलेंस एडवांटेज में था। शुरू में हमने सिर्फ़ 25% लगाया था, धीरे-धीरे जैसे मार्केट गिरती गई, हम उसको बढ़ाते गए। ज़्यादा पोर्शन हमने डेट और सी आर्बिट्राज में लगाया था। ऐसे ही हमारा जो कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड है, तो उसमें 20% था हमारा इक्विटी में, 80% डेट में था। तो जब ये मार्केट गिरी तो हमने 20 से 25% कर दिया। इवन जो सबसे निचली वाली कैटेगरी है जिसको हम कंज़र्वेटिव हाइब्रिड बोलते हैं, उसमें भी हम उसके हिसाब से हम्म। हमारे फंड मैनेजर कॉल लेते रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम्म। इसको जैसे-जैसे मार्केट की चाल होती है, उसके हिसाब से हम इसमें हम्म। इक्विटी का पोर्शन को ऊपर-नीचे करते रहते हैं। और डेट में भी देखो बहुत चीज़ें देखने वाली होती हैं। क्योंकि डेट में भी देखना है कि कितने लंबी अवधि का आपको डेट लेना है, लिक्विडिटी कितनी चाहिए। सिर्फ़ एक चीज़ नहीं रहती है, इसमें आपको लिक्विडिटी भी देखना पड़ता है कि अगर आपको पास कल बहुत से निवेशक पैसा निकालने के लिए आ जाएँ, तो यू शुड बी एबल टू रिपे देम इमीडिएटली। तो वो उसके हिसाब से भी देखना होता है। फिर क्रेडिट क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, तो उस फंड में कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उसमें कितनी ये प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग जल्दी पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो, हमेशा यही सलाह रहती है कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का पैसा है, तभी आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे इक्विटी है। अगर आपके पैसे की अवधि कम है, तो फिर ये वाले प्रोडक्ट जो है सही नहीं है। तो वो यही मान के चलते हैं, इसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो फंड मैनेजर अपनी कॉल लेता है और इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करता है। हाइब्रिड फंड की जो कैटेगरी है डीपी सर, वो ऐसा बास्केट है कि हर किसी के तरह के निवेशक के लिए कुछ ना कुछ इसमें मौजूद है। जैसा आपने बिल्कुल, बताया कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी है, एग्रेसिव हाइब्रिड भी है, मल्टी एसेट फंड भी है, इसमें बैलेंस एडवांटेज है, आर्बिट्राज फंड है। जी, तो एक मोटा मोटी जी, थोड़ा अगर बता पाएं कि कैसे निवेशक के लिए कौन सी कैटेगरी फिट बैठती है, क्योंकि जहां पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर निवेशकों में कंफ्यूजन भी हो जी, जाता है। थोड़ी जी, सी जी, कैटेगरीज जी, के साथ विद इन हाइब्रिड अगर किस जी। तरीके के निवेशकों के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो ले सकते हैं, प्लीज वो बताइए। देखिए, मैं अपने आप की अपनी अगर मेरे पास वो पैसा जो मैं अपने सेविंग्स फंड में रखता हूँ या 3 या 6 महीने की एफडी में रखता हूँ, ऐसे पैसे को मेरे को आर्बिट्राज फंड में डाल देना चाहिए। उसका कारण ये है कि आर्बिट्राज फंड में मेरे को 4 साढ़े 4% का जो ब्याज मिलता है, जो शॉर्ट टर्म एफडी और
जो सेविंग बैंक का ब्याज दर है उससे ज़्यादा है। और इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है, इसमें आपका कोई टीडीएस नहीं कटता और इसमें क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी है, अगर आप 3 साल से कम समय तक इसमें रखते हैं, तो जितना भी आपको इसमें मुनाफ़ा होगा, उसका सिर्फ़ 15% टैक्स देना है। टीडीएस कोई नहीं है, आपको 15% टैक्स देना है क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो आज अगर मैं निवेशक हूँ, मैंने अपना पैसा सेविंग बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कब मेरे को ज़रूरत पड़ जाए या मैंने 3 महीने, 6 महीने की एफडी लगाई हुई है, तो उस वो वाले पैसे को मेरे को इमीडिएटली आर्बिट्राज फंड में डाल देना चाहिए क्योंकि आर्बिट्राज फंड में उससे ज़्यादा और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलेगी। दूसरी आगे अगर मैंने कभी पैसा लगाया नहीं, पहली बार म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को इक्विटी में डालना ही पड़ेगा। विदाउट इक्विटी क्योंकि इक्विटी अगर किकर नहीं देगा, तो फिर तो मेरे को एफडी के बराबर ही रिटर्न मिलेगा। तो उस व्यक्ति को जिसने अभी तक पैसा नहीं डाला, अपनी निवेश की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, उसको कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि 25% के करीब आपका इक्विटी में है, 75% आपका जो है डेट में है। अगर आप 3 साल तक पैसा रखते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर इक्विटी में रिटर्न ना दिया या नेगेटिव रिटर्न भी दिया, तो भी आपका जो कैपिटल है वो प्रिज़र्व रहेगा क्योंकि आपका डेट पोर्शन आपको 5, 6, 7% की दर से आपको देता रहेगा। अगर इक्विटी में रिटर्न नहीं भी आया, तो भी आपका पैसा जो है, आपका जो पूँजी है वो सलामत रहेगी और इसमें 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। इंडेक्सेशन का मतलब है जैसे आपने शुरुआत में कहा कि महँगाई दर जो होती है, उसको कम करने के बाद जो रिटर्न है, उसके ऊपर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 20% है। तो वो हुँ, टैक्सेशन के हिसाब से, महँगाई की दर के हिसाब से वो है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं हुँ। मैं थोड़ा ठीक है सर। मेरे पास और है, मेरे पास कैश फ्लो है, मेरे को पैसे की हुँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो मेरे पास पेंशन भी आ रही है या मेरा और हुँ, कोई आमदन का ज़रिया है, तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो हुँ, ऐसे व्यक्ति को बैलेंस एडवांटेज फंड में या इक्विटी सेविंग्स फंड में आ जाना चाहिए। बैलेंस फंड एडवांटेज फंड और इक्विटी हुँ। सेविंग फंड को मैं ब्रैकेट करके ही मानूँगा, दोनों एक तरह की कैटेगरी है। ओके तो सर। उसमें पैसा डाल देना चाहिए हुँ, और उससे अगर हाँ। ज़्यादा मेरे को हुँ, रिस्क लेना हुँ, है, तो फिर मैं अग्रेसिव उसमें चला जाऊँगा, अग्रेसिव हाइब्रिड में। और अगर मेरा रिस्क एपेटाइट पूरा है कि मेरे को ज़रूरत हुँ। नहीं है, 3-5 साल तक मैं छोड़ सकता हूँ, तो सीधा-सीधा इक्विटी फंड में चले जाओ, फिर हाइब्रिड की तरफ देखने की ज़रूरत बिल्कुल सर। हाँ, और बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे होगा मल्टी कैप कैटेगरी की तरफ भी, क्योंकि एसबीआई हाल ही में एक मल्टी कैप एनएफओ भी लेकर आया। अभी ज़रूरत क्या है मल्टी कैप कैटेगरी में निवेश करने की, अगर हम मौजूदा बाजार के इस स्थिति को देखें और समझें तो? देखिए, मौजूदा बाज़ार में देखते हुए मल्टी कैप फंड जो है, वो एक सबसे एक उम्दा एक कैटेगरी है। उसमें रीज़न क्या है कि आप हर तरह की कैपिटलाइज़्ड मार्केट कैप वाली कंपनी में पैसा डाल रहे हो। आज जब हमें मालूम है कि अपने जो बिज़नेसेस आर ग्रोइंग एंड इंडिया इज़ अ ड्रीम आई मीन लाइक टेरिटरी फॉर ऑल द इन्वेस्टर। तो उसमें क्या है कि आपके लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं, वो जो बड़ी कंपनियाँ हैं जिसमें एसबीआई, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, तो ये सारी परंतु क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा निवेशक ऑलरेडी हैं और इनका भाव बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसमें 25% सिर्फ़ उनमें जाएगा। ये सेफ कैटेगरी मानी जाती है। उसके बाद 25% आपका मिड कैप में चला जाएगा। तो मिड कैप कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं क्योंकि वो तो फंड मैनेजर का काम है कि विद इन मिड कैप कैटेगरी कौन-सी अच्छी कंपनी है उनको चुनना, उसपे पैसा लगाना। स्मॉल कैप जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, स्मॉल लेवल की कंपनीज़ हैं और जिनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। हमारा एक स्मॉल कैप फंड भी है जिसमें बहुत बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, पर उसमें रिस्क जैसे-जैसे आप नीचे आओगे लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम रहेगा और रिटर्न भी कम रहेगी। मिड कैप में इट्स लाइकली कि रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फिर स्मॉल कैप में आ जाता है। तो स्मॉल कैप में आप 25% जाएगा, हुँ, तो रिमेनिंग 25% जो है, वो हुँ, किसी भी फंड मैनेजर को जो लगता है कि जो-सा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी कैटेगरी ज़्यादा अच्छा करने वाली है उस समय हुँ, पे, तो उसमें पैसा लगा देगा ताकि वो हुँ, निवेशक हुँ, के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल। मुनाफ़ा कमा के दे सके हुँ, और उसमें अपना मुनाफ़ा भी बुक हुँ, करते रहते हैं फंड मैनेजर ताकि इन्वेस्टर को पैसा उसका दिया जा सके। हुँ। हुँ, बिल्कुल सर। हुँ, तो ऐसे बाज़ार, अनिश्चित बाज़ार में मुनाफ़े की मल्टी कैप कैटेगरी हम इसको कह सकते हैं बहुत नटशल में। और हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए डीपी सर एज़ ऑलवेज़ आपका बहुत धन्यवाद हम करते हैं। महँगाई बार निवेश क्या है विकल्प, हमारे साथ अब हैं ख़ास मेहमान हेमंत रुस्तगी, ये हैं सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में।
और कई निवेशक ये सोचते हैं और समझना चाहते हैं कि हम निवेश तो करते हैं लेकिन हमें निवेश का रियल रिटर्न नहीं मिलता, और वो शायद इस बात से अनजान होते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं कि महंगाई उनका निवेश का बहुत बड़ा पोर्शन खा रही है। इसलिए निवेश का रियल रिटर्न समझने से पहले थोड़ी महंगाई के बारे में चर्चा जरूरी है। इन्फ्लेशन होता क्या है? देखिए स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दो चीज चाहते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से हमारे कैपिटल लॉस ना हो, और इसी कारण से देखिए हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर हमारे देश के अंदर जो है उनका फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पे रहता है, और इसीलिए शायद जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं वो काफी पॉपुलर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपके गोल हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन का हो या आपकी रिटायरमेंट का हो या आपको कोई बड़ी एसेट जैसे घर खरीदना हो, तो वहां पे इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की इन्फ्लेशन रेट देखें, हमारे देश में करीब 7% है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब यह है कि हर एक साल के बाद आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो 7% से कम होती है। तो जब तक आपकी जो कमाई है उसकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो 7% से ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा कि आपके पैसे की वैल्यू कम होगी। तो आपको दोनों तरफ से मार है, क्योंकि एक तरफ तो आपको रिटर्न क्यों मिला, क्योंकि आपने पैसे को इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरी तरफ आपका जो रिटर्न है वो भी अगर जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन से कम है तो आपके पैसे की वैल्यू भी गई। तो आई थिंक जो पूरा पर्पस था आपका इन्वेस्टमेंट का वो कहीं ना कहीं वो डिफीट होता है। तो इन्फ्लेशन का रिस्क यानी महंगाई का रिस्क, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से वो आपको इम्पैक्ट करता है। कि अगर मान लीजिए आपकी अगर रेगुलर एक्सपेंसेस जो है अभी करीब 20,000 है, और अगर आप मान लीजिए 30 साल के हैं और 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होते हैं, तो सिर्फ मैं लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन्फ्लेशन को मैं पकड़ूं 7% के हिसाब से, तो आपके एक्सपेंसेस जो है वो 1,50,000 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन की वजह से आपकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और आपके पैसे की वैल्यू कम जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा ध्यान दें, यानी जब आप टारगेट सेट करते हो तो इन्फ्लेशन का ध्यान रखिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको जितना चाहिए और जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे तो उनमें काफी बड़ा गैप रह सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने हेमंत जी, क्योंकि हम एक छोटा एग्जांपल आपने दिया। अगर हम अपने निवेश को ही समझे, सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एफडी होता है। अब एफडी में मानिए आपको 4.5% ब्याज भी मिल रहा है, या 5% किसी बैंक से आपको ब्याज मिल रहा है, और महंगाई दर अगर 6 या 7% पर है, तो एफडी से तो आपको इन्फ्लेशन प्रूफ निवेश नहीं मिल रहा है, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो रियल रेट ऑफ जो रिटर्न है वो नहीं माना जाएगा। बेसिकली हम आपको महंगाई दर में इसको आंकना जरूरी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें जो फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं कि नॉमिनल नहीं, आपको रियल रिटर्न देखकर ही निवेश करना चाहिए। मतलब महंगाई को आंकना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। इनफैक्ट जैसा आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो आपको 5-5.5% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मत भूलिए कि वो ग्रॉस रिटर्न है। जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में ऐड होता है। तो अगर मान लीजिए आप हायर टैक्स ब्रैकेट में 20% या 30% में, तो आप देखिए कि आपका जो रिटर्न है, जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, वो कितना कम होगा, वो करीब 3-3.5% पे आ जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन हमारे देश में 7% पे, तो गैप कितना हो गया, 3 से 4%। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो इन ट्रेडिशनल ऑप्शन से बहुत ज्यादा है, चाहे वो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हों, चाहे वो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स हों, या वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हों। वो इसलिए है क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पैसा आपका सेफ है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैपिटल सेफ्टी डेफिनेटली है, लेकिन जो रिटर्न जो है ज्यादातर ऑप्शन में वो कम है, और उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे करते हो, क्योंकि आपके लिए एज एन इन्वेस्टर पोस्ट टैक्स रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपके हाथ में आता है। ग्रॉस रिटर्न से आपको कुछ फायदा नहीं होता, तो आपको कहीं ना कहीं वो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखना है। तो मुझे लगता है कि समय आ गया कि हम जो दूसरा बड़ा रिस्क है हमारी इन्वेस्टमेंट में, इन्फ्लेशन जो मैंने कहा, वो आपके पैसे की वैल्यू को साल दर साल वो कम करता है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर उससे, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति, कि अगर हमें पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जो कि ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्सेस माइनस इन्फ्लेशन है, जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और जो पूरा पर्पस है आपका, जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्ट करने का, वो कहीं ना कहीं डिफीट होगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर अपनी सोच बदलनी होगी।
इन्फ्लेशन को कंसीडर करना होगा, उसके रिस्क को समझना होगा। और ये बात सही है कि जब हम बात करते हैं कि हम अगर ट्रेडिशनल ऑप्शन से आगे बढ़ के देखें या मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाएं, तो वहाँ रिस्क जरूर है, लेकिन साथ में हम ये भी ना भूलें कि वहाँ पे पोटेंशियल भी ज्यादा है और फॉर्चुनेटली स्ट्रैटेजीज हैं जो इस रिस्क को, जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है, उसको कम कर सकता है। यहाँ पर जब हम महंगाई को इम्पैक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, एक तो हमने महंगाई दर की बात की, टैक्स का जिक्र भी आपने किया था, मतलब पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका फाइनली अच्छा होना चाहिए। अब जब जो लोग खासतौर पर रिटायरीज जो रेगुलर आय लेते हैं और या जो टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न एक बेहतर लेना चाहते हैं, उनके पास भी फिक्स्ड इनकम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेमंत जी, जैसे बैंक एफडी जिसका जिक्र आपने किया, या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इतना फेमस है, कितने सारी एन्युटी प्लान्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी शायद पोस्ट टैक्स रिटर्न या बाकी जो रिस्क जोड़कर कुछ खास रेगुलर आय में टैक्स एफिशिएंट आपको लगता है एक अच्छी रकम किसी के लिए इकट्ठा हो सकती है, या फिर कुछ और ऑप्शंस हैं जहां पर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? स्वाति, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के समय में चाहे वो रिटायरी हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपको कुछ रेगुलर इनकम जनरेट करना है तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। एक तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनके जो रिटर्न है वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले भी बात की कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो और भी कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके लिए जैसे स्पेशली अगर आपने रिटायरीज की जैसे बात की, वहां पे दो एस्पेक्ट है। देखिए, जब आप रिटायर होते हैं तो ज्यादातर लोगों का फोकस रहता है कि हम कैपिटल सेफ्टी पे ध्यान दें, तो वो पैसा जो है लॉक कर देते हैं, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो। होता क्या है, उससे जब इन्फ्लेशन से आपका खर्चा बढ़ता है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है कि आप उसको कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, चाहे आप रिटायरी हो तब भी आपके लिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको इक्विटी जैसी एसेट क्लास को एक सही प्रोपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो को शामिल करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल एक स्मार्ट ऑप्शन है आज के समय में। देखिए, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेडिशनल ऑप्शन है वहां पे आपको टैक्स पे करना है। अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर डिविडेंड ऑप्शन लेते हो, वो भी आपकी इनकम में ऐड होता है, तो वहां पे भी आपको टैक्स पे करना है। अब इशू ये है कि इससे बेटर ऑप्शन क्या है। देखिए, एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है मुझे लगता है, स्पेशली हर इन्वेस्टर्स के लिए जिनको रेगुलर इनकम जनरेट करना है, जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो क्या होता है कि एक्यूमुलेशन फेज, यानी एक जो फेज जब आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो चाहे आप इक्विटी बायस का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, लेकिन जब समय आता है आपको रिटर्न रेगुलर इनकम लेने का, तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लीजिए, जिसमें आप फंड हाउस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने आप मुझे इतना पैसा इतनी तारीख को दे दीजिए। तो फंड हाउस क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो पैसा रिडीम करता है और आपको देता है। इसका मतलब जब आपको पैसा मिलता है तो कुछ हिस्सा आपकी कैपिटल का आता है और कुछ हिस्सा आपके कैपिटल एप्रिसिएशन का आता है। दूसरी बात, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली हाइब्रिड फंड या उस तरह के फंड जहाँ पे इक्विटी टैक्सेशन है, तो आपको जो कैपिटल गेन जो है 1 लाख तक तो टैक्स फ्री है और उसके बाद आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना है। तो कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक SWP का, जहाँ पे आपको रिटर्न भी बेहतर मिल सकता है। प्रॉब्लम ट्रेडिशनल ऑप्शन में क्या है कि इन्फ्लेशन तो आप बीट कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ का भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको रिटर्न भी बेहतर मिल सकता है, रिटर्न भी आपके टैक्स एफिशिएंट है, और मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी आप जितना पैसा चाहें, ऑफकोर्स जनरली आपको 6% या 6.5% निकालना चाहिए अपने कॉर्पस का। आप जिस तारीख को चाहें, जितना पैसा चाहें, वो आपको मिल जाएगा। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को समझने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। वो आपको, मुझे लगता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलर इनकम जनरेट करने का और पर्याप्त मात्रा में करने का, उसका सही सोल्यूशन है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हेमंत जी को की पसंद है, उनका एक मानना है। और अगर हम फैक्ट्स भी देखें तो पोस्ट टैक्स रिटर्न और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि एक अच्छा ऑप्शन उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हेमंत जी ने बोला, 6 से 7% एक ऐसा परसेंटेज होना चाहिए जितना आप निकासी करें अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकासी भी आपके लॉन्ग टर्म जो क्रिएशन है या जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं पैसे, उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। समय इतना ही है, इसलिए हेमंत जी बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। आपने महंगाई की अहमियत के बारे में और रियल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। मनी गुरु में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।